नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग कुशल होंगे और पढ़ाई के लिए पूरी तरह तैयार भी होंगे। तो बच्चों, वीडियो भाग 1 में मैंने कक्षा 10वीं की हिंदी के अध्याय 2 का निबंध संस्कृति का स्वरूप के लेखक के जीवन के परिचय के बारे में बताया था और इस निबंध के केंद्रीय भाव के बारे में बताया था। ठीक है ना। अब इस भाग 2 वीडियो में हम संस्कृति का स्वरूप नामक निबंध के आशय को समझेंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग अपनी किताब खोल लीजिए, कॉपी निकाल लीजिए, पेन पेंसिल लेकर तैयार हो जाइए। बच्चों, जो मैं महत्वपूर्ण बातें आपको बताऊंगी आप उनको नोट भी करते जाएं। ठीक है, तो हम संस्कृति के स्वरूप अध्याय को समझने जा रहे हैं। संस्कृति के स्वरूप में जो संस्कृति शब्द का आशय मैंने बताया था आपको कि जितने भी श्रेष्ठ आचरण होते हैं या सुंदर सुंदर कार्य व्यवहार होते हैं, आचरण होते हैं, वे संस्कृति हैं जिनसे हमारा जीवन सुंदर बनता है, जिनसे हमारा व्यक्तित्व निखरता है, जिनसे हमारा जीवन सुखी बनता है। वे सभी गुण, वे सभी कार्य व्यवहार संस्कृति है। ठीक है, इसका स्वरूप बहुत बड़ा है, तो उसी को मैं समझाने जा रही हूँ। ये संस्कृति पहले गद्यांश में लेखक ने कहा है कि संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। लेखक का कहना है संस्कृति की जो आदतें हैं, गुण हैं, प्रवृत्ति है, वो बहुत हमारा भला करने वाली होती हैं। सांस्कृतिक कार्य मतलब संस्कृति संबंधी जो कार्य होते हैं वो छोटे से बीज से बहुत बड़ा फल देने वाला वृक्ष बन जाता है। वो हमें बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होता है। सांस्कृतिक कार्य कल्पवृक्ष की तरह फलदायी होते हैं। संस्कृति संबंधित जो कार्य होते हैं, सांस्कृतिक कार्य, वो कल्पवृक्ष के भांति, जैसे कहा जाता है कल्पवृक्ष एक ऐसा वृक्ष है जिसको हम स्पर्श करके मन में जिस कामना या इच्छा को हम सोच लें, वह कल्पवृक्ष उस इच्छा को पूरा कर देता है। ठीक इसी प्रकार सांस्कृतिक कार्य भी हमारे लिए फलदायी होते हैं, हमारी मनोकामना को पूरी करते हैं। अपने ही जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सुधि लेना चाहिए। इसलिए लेखक कह रहा है कि यदि जीवन को सुखी बनाना है, आनंददायक बनाना है, तो हमें संस्कृति की शरण में जाना चाहिए, उसे अपनाना चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम जितने आवश्यक हैं उनसे कम महत्व संस्कृति संबंधी कार्यों का नहीं है। वो कह रहे हैं जीवन को सुखी बनाने के लिए जैसे जितना व्यवसाय आवश्यक है, धन दौलत आवश्यक है, उतना ही संस्कृति संबंधी कार्य भी आवश्यक हैं। दोनों मनुष्य जीवन रूपी रथ के 2 पहिए हैं। एक के बिना दूसरे की कुशल नहीं रहती। ठीक है, दोनों ही आवश्यक हैं। तो जो उन्नत देश है ना, वे दोनों कार्यों को एक साथ संभालते हैं, तभी उन्नत हैं, तभी वो विकसित हैं, अन्यथा नहीं। तो सच पूछा जाए तो उन्नति करने का यही एकमात्र उपाय है। क्या कि हम आर्थिक कार्यक्रम और संस्कृति संबंधी कार्य सोच समझकर एक साथ करें। मन को भुलाकर केवल शरीर की रक्षा पर्याप्त नहीं। जैसे हम मन को भुलाकर शरीर को स्वस्थ या शरीर की रक्षा करने का सोचें तो ये संभव नहीं है। यदि हमें शरीर को स्वस्थ बनाना है तो मन को भी स्वस्थ बनाना होगा, मन को भी खुश रखना होगा, तभी शरीर
की रक्षा हो पाएगी और शरीर खुश रह पाएगा। ठीक इसी तरह जीवन में यदि हमें सफलता पाना है, जीवन को सुखी बनाना है, तो इन दोनों कार्यों को हमें संभालना होगा, करना होगा और उसे समझना होगा। ये इसलिए संस्कृति की हमारे जीवन में आवश्यकता है। संस्कृति क्या है? संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान, भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। ये तीनों जीवन में भूत, वर्तमान, भविष्य तीनों जीवन का एक सर्वांगपूर्ण प्रकार है। पूरा इस जीवन को पूरा बनाने में सक्षम है। हमारे जीवन का ढंग हमारी संस्कृति है। जीवन जीने का जो ढंग होता है वही संस्कृति है। संस्कृति हवा में नहीं रहती, उसका साकार रूप होता है। जीवन के नानाविध रूपों का समुदाय ही संस्कृति है। जीवन में जो विभिन्न प्रकार के रूप और समुदाय हैं, उनके जो जीने का तरीका है, ढंग है, वही संस्कृति है। जब विधाता ने सृष्टि बनाई तो पृथ्वी और आकाश के बीच विशाल अंतराल नाना रूपों से भरने लगा। सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षड ऋतु, उषा, संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भर गए। ये देव शिल्प थे और इन देव शिल्पों से प्रकृति की संस्कृति संसार में व्याप्त हुई, है ना। तो ठीक इसी प्रकार मानवीय जीवन के उषा काल में, यानी मानव जीवन के शुरुआती दिनों में मनुष्य ने भी आकाश मानवीय शिल्प से भर दिए। इस प्रयत्न में कई साल लगे। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। और जो कई साल लगे उसी से संस्कृति का विकास हुआ और उसमें परिवर्तन आया। जीवन जितना भी जीवन का ठाट यानी जीवन का विकास दिख रहा है, उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप हुई है। मतलब जो विकास हम संसार में देख रहे हैं, मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों, उन्होंने तन, मन, धन से कई वर्षों तक प्रयास और प्रयत्न किए, तब ये हमें सुंदर रूप देखने को मिला है। मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। मनुष्य जीवन कभी नहीं रुकता, वो निरंतर बढ़ता रहता है, आगे चलता रहता है। ठीक इसी प्रकार संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। जैसे हमारे दादा के कार्य पिताजी पूरे करते हैं, पिताजी के कार्य उनके बच्चे पूरे करते हैं। ठीक इसी प्रकार संस्कृति के रूप भी उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। संस्कृति के रूप का जो उत्तराधिकार होता है, संस्कृति भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है, परिवर्तित होते जाती है और आगे बढ़ते जाती है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। ये सब उसी के अंग हैं। संस्कृति के अंतर्गत मनुष्य की खान पान, पहनावा, रीति रिवाज और धर्म, दर्शन, कला सभी उसके अंग हैं। ठीक है। तो संस्कृतियाँ, जो संसार में देश भेद से अनेक प्रकार के मनुष्य हैं, अलग अलग प्रकार के देश हैं, मनुष्य भी अलग अलग प्रकार के हैं, संस्कृतियाँ भी अलग हैं, कई प्रकार की हैं। और यह विभिन्नता जो है वो भी ज़रूरी भी है। यह मानवीय जीवन का झंझट नहीं है। और ये जो विभिन्नता है ये कोई झंझट नहीं है, ये उनकी सजावट है, उनकी पहचान है। ठीक है, उनकी सजावट है, उनकी पहचान है। इसी से हम पहचानते हैं कि ये व्यक्ति कहाँ के हैं, कौन हैं और इनका जीने का ढंग क्या है, कैसा है। किंतु देश और काल की सीमा से बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी एक संस्कृति से ही संभव है। वो लेखक कह रहे हैं, यदि हमें अपनी किसी का परिचय हमें प्राप्त करना है तो हम उसकी संस्कृति से ही उसे पहचान सकते हैं। किसी देश और काल की सीमा में बंधे हुए किसी एक विशेष देश और काल में जो मनुष्य
रहते हैं तो उनका जो घनिष्ठ परिचय है या संबंध है उनकी संस्कृतियों से ही संभव हो सकता है, संस्कृतियों से ही उनकी पहचान हो सकती है। वही हमारी आत्मा और मन में रमी भी होती है, जो उनका जीने का तरीका होता है, व्यवहार होता है, वही उनकी संस्कृति होती है और वो उनकी मन और आत्मा में रमी होती हैं और उनका संस्कार करती हैं। यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां पुरुष हैं, पर एक जन्म में जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आते हैं, उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है। संसार में अनेक स्त्री पुरुष हैं, लेकिन माता पिता जो हमारे होते हैं उनके गुण हम में आते हैं और उनके गुणों को हम अपनाते हैं, है ना, उन्हीं को अपनाते हैं। ठीक इसी तरह संस्कृति का भी है। जिस देश में व्यक्ति रहता है वहाँ की संस्कृति को वो अपनाता है और उसे वही अच्छी लगती भी है। वह सच्चे अर्थों में हमारी धात्री होती है, हमारी माँ होती है। इस दृष्टि से वह धात्री यानी माँ, इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारी मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इस दृष्टि से देखें तो संस्कृति हमारा सर्वस्व है। इसका यह अर्थ नहीं कि हम अपने विचारों को किसी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं उतने ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों को, विचारधाराओं और संस्कृतियों को मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनाता है। तो लेखक कह रहा है इसका मतलब ये नहीं कि हम संकुचित विचारधारा वाले हो जाएं, नहीं, हम जितना अधिक अपनी संस्कृति को गहराई से अध्ययन करेंगे, समझेंगे, उतना ही हम उदार और समर्थ बन जाएंगे दूसरे की संस्कृति और विचारधारा को समझने के लिए। ठीक है, तो हमें अपनी संस्कृति को बड़ी गहनता से समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, अपनाना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की होती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती है, हमारी उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। संस्कृति, राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव मन को जन्म देती है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। राजनीति क्षेत्र में उसके इने गिने पत्ते ही देखने को मिलते हैं। यूँ तो कहें कि राजनीति केवल पद की साधना है, संस्कृति उस पद का साध्य। लेखक का कहना है कि हमें संकुचित नहीं बनना है। अपनी संस्कृति को हम जितनी गहराई से जानेंगे उतना ही हम दूसरों को जान पाएंगे। और क्योंकि केंद्र की उन्नति से बाह्य उन्नति होती है ना। और कहते हैं घर खीर तो बाहर खीर, घर में एकादशी तो बाहर सब कुछ सूना। यानी घर में संपन्नता है, घर में सम्मान है तो बाहर भी हमको संपन्नता और सम्मान मिलता है, अन्यथा नहीं। तो ठीक इसी तरह हमारी संस्कृति, एक संस्कृति में हमारी निष्ठा पक्की है तो हमारा मन उदार हो जाता है, हम उदार बन जाते हैं और दूसरों को अच्छे से समझने लगते हैं। इसलिए संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। राजनीति की साधना तो केवल एक अंग है ना। राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर संस्कृति मानव मन को जन्म देती है और उसका उद्धार करती है। ठीक है, तो हमें संस्कृति को समझना चाहिए और संस्कृति जीवन, क्योंकि वो जीवन रूपी वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। ठीक है, तो संस्कृति को हम की साधना करें। बच्चों समझ में आया इतना? अब अगले वीडियो में मैं आगे का अध्याय समझाऊंगी।